All the world's a stage and all men and women are mere players of it. ये शेक्सपियर साहब ने लिखा हुआ है. This is from As You Like It और ये पोएट्री है. This speaks about life as a stage and see how coincidence today is कि आज मैं भी इस मंच पे हूँ. Today is I'm there on this particular stage, so why not to talk about stage? The moment we talk about stage is equal to drama, and in 11th standard we do have a entire unit called 4th unit, history of English drama. पर जैसे मैं history of English drama सोचता हूँ तो I think I should tell you with my limited knowledge the entire history of drama and compile them along with English drama. So जैसे हम history of drama कहते हैं तो there are two stories about it. First a Greek and the other one is obviously Indian. तो हम शुरू करते हैं ग्रीक से. Greece, a country known for its extreme stories of mythology. Greek mythology काफी strong रही है और Greek mythology में ऐसा कहा गया है कि there's a god called Dionysus. अब ये god Dionysus जो थे ना, he was a god of celebration, he was a god of wine. और उनका ऐसे मानना था the god Dionysus कि मेरे पास जो भक्त मेरे आते हैं वो हमेशा either they are sad they come, if not they are either extremely happy so they come. यानी happiness and sadness are the two reasons why my disciples come to me. तो इसीलिए वो Dionysus कहते थे the god कि आप मेरे पास आने के बाद ये silent prayer मत किया करो, थोड़ा expressive रहो, थोड़ा dramatize करो. और इसीलिए उनके जो disciple थे Thespian, उन्होंने क्या किया कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड सैडनेस को डिस्प्ले करने के लिए दो मास्क बनाए. एब्सोल्युटली राइट, देयर आर टू मास्क एज अ सिंबल ऑफ ड्रामा. आपने ये दो मास्क देखे होंगे जो ड्रामा का सिंबल है, एक रोता हुआ और एक हंसता हुआ. और ये थेस्पियन ने शुरू कर दिया. सो द प्रेयर्स ऑफ डायनासिस वुड बी द मास्क ईदर ऑफ हैप्पीनेस और सॉरो. और इसी दौरान three pioneers of Greek theatre, Aeschylus, Sophocles and Euripides, इन्होंने Greek theatre evolve किया. इसी दौरान in the city of Dionysia, यहाँ पे ऑस्कर की तरह एक कंपटीशन होता था जहाँ पे ड्रामा कॉम्पिटिशन होता था. The writer, the director, the artist could be the first place, second place. और इसी दौरान अभी तक जो ग्रीक ड्रामा था ना was a narrative form. एक आदमी खड़ा होगा and somebody will read, somebody will dance, somebody play the music, somebody will sing. वो आर्टिस्ट खाली एक्सप्रेस करेगा, kind of miming. पर the great Sophocles, he started drama in the sense a discussion between two characters. Obviously, of course. अब हम जो थिएटर की बात कर रहे हैं वो ऐसा है जहां पे हम कैरेक्टर्स के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, जो सोफोक्लिस ने लाया. एंड देन यहाँ ग्रीक ड्रामा वॉज टू द जेनीथ ऑफ इट. अब हम चलते हैं इंडिया में. वी ऑल नो इन इंडियन लाइफ, द एंटायर लाइफ ऑफ इंडिया इज इवॉल्व्ड और कंज्यूम्ड अराउंड 4 वेदास विच आर द बेसिक्स ऑफ इंडियन लाइफ. ये 4 वेदास जो थे वर रिटन इन गॉड्स ओन लैंग्वेज. और हम जैसे कॉमन लोगों को समझ में नहीं आता था कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि ने उन सारे 4 वेदाओं के जो भी एलिमेंट है उसको कंसिडर करके सिंपल लैंग्वेज में एक 5th वेदा, 5वां वेद लिखा और वो है भरत मुनिज नाट्य शास्त्र. अभी नाट्य शास्त्र का आप देखो तो नट, नाटक, नृत्य के कॉम्बिनेशन में जो बनता है वो नाट्य शास्त्र है. और ये इंडिया का जो ट्रिटीज कहते हैं, ये नाट्य शास्त्र स्पीक्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन थिएटर. वन मोर थिंग, ग्रीस में एरिस्टोटल, द ग्रेट एरिस्टोटल हैड पेन डाउन अ बुक कॉल्ड पोएटिक्स व्हिच इज अ ट्रीटी ऑफ ड्रामा. उसमें ट्रेजेडी को फोकस किया है, which is the expression of emotions within to the outside. और वहीं आप नाट्य शास्त्र में देखो तो नाट्य शास्त्र is more based on from outside to eternal. इसीलिए इंडियन ड्रामा, एक सिंपल लाइन में कहता हूं, is more spiritual in the sense, और ग्रीक ड्रामा is more of entertainment. आज आप मेरे राइट साइड देखोगे तो ये स्टेज जो है वो श्री टीपी भाटिया कॉलेज का है, ये कांदिवली में है. और मैं समीर खासनेस हूँ जो ये थिएटर की बात कर रहा हूँ. मेरे राइट साइड देयर इज दिस ब्यूटीफुल फोटोग्राफ ऑफ लॉर्ड गॉडेस सरस्वती और उनके सामने एक
दिया भी है। इफ यू सी इंडियन ड्रामा, आप देखोगे कभी भी इंडियन थिएटर में स्टेज के अगल बगल में लैंप जरूर होगा, क्योंकि हम इसको काफी स्पिरिचुअल लेते हैं। जो कृष्णाटम, जो आज मलयालम दोस्त है मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो देखते हैं कि परफॉर्म करते वक्त सेंटर स्टेज पे एक लैंप होता है। सो दिस इज हाउ इंडियन ड्रामा कैन गो सेपरेट ऑन इज ओन वे कंपेयर टू ग्रीक ड्रामा। अब पोएटिक्स ऑफ एरिस्टोटल, नाट्य शास्त्र ऑफ इंडिया। एरिस्टोटल ने नाटक को, प्लेस को डिवाइड किया है इनटू एक्ट। हमने भी एक्ट में डिवाइड किया है, पर उसको भी अलग सेग्रीगेट किया है। संस्कृत थिएटर या नाट्य शास्त्र के हिसाब से संस्कृत ड्रामा जो है उसमें नाटक और प्रकरण, ऐसे दो टाइप के ड्रामा है। तो नाटक इज ऑल अबाउट रॉयल फैमिलीज, किंग, क्वीन, उनका लव स्टोरी, और प्रकरण इज अ स्टोरी ऑफ कॉमन मैन। तो आप देखो संस्कृत ड्रामा में भी कॉमन मैन का एक स्टेटस अलग से है, और ये प्रकरण प्राकृत लैंग्वेज में होते थे, दैट इज द कॉमन मैन्स लैंग्वेज। अब ग्रीक थिएटर के 3 पायनियर्स है, एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडस। इंडियन संस्कृत ड्रामा विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन ड्रामा, उसके भी 3 पायनियर्स है, भाषा, भावाभूति और द ग्रेट कालिदास। कालिदास साहब ने, द ग्रेट कालिदास हैड पेन डाउन मृच्छक, मतलब अभिज्ञ शकुंतलम से लेके जो भी उनके ड्रामा हैं, मेघदूतम इज अ क्लासिकल पोएट्री, उनके ड्रामास, और यहाँ पे ये 3 लोगों के ड्रामा, इस तरह से द एंटायर जर्नी ऑफ इंडियन ड्रामा एंड ग्रीक ड्रामा आई सपोज कैन गो हैंड इन हैंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब दोनों में थोड़े उतार चढ़ाव आए, अभी हम उनकी बात करते हैं। एट द सेम टाइम यू विल सी दैट संस्कृत ड्रामा वॉज हैप्पीनेस, द स्टोरी विल ऑलवेज एंड विथ हैप्पीनेस, हर स्टोरी का एंड होगा हैप्पी एंडिंग। संस्कृत ड्रामा के ऑपोजिट है ग्रीक ड्रामा, ट्रैजिक है, मोर लाइक ट्रेजेडी, मोर लाइक सैडनेस एट द एंड ऑफ द ड्रामा। ये दोनों कोर एलिमेंट को लेके ये दोनों थिएटर अपने आप में इवॉल्व होते आए। बट at the same time, Greek were powerful in the terms of military, so they invaded Romans. At a point of time, Romans went on to become powerful. They invaded other countries, including Great Britain. और ग्रीस से ड्रामा पहुंचा रोम, और रोम से पहुंचा ग्रेट ब्रिटेन। That's how the journey of drama. अब जैसे ही वो ग्रेट ब्रिटेन पहुंचा, where now we'll start with the history of English drama. Initially, Papal यानी Pope realized that we have to explain the entire religion to common man, and to explain the religion to common man we have religious books. तो हमारे बुक्स जैसे हैं, वैसे बाइबल भी एक बहुत रिलीजियस बुक है। बाइबल के थ्रू लोगों को बताया व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। लेकिन बुक के माध्यम से whenever you explain at a point of time it becomes, मतलब थोड़ा सा, इसीलिए पैपल यानी कि चर्च ने डिसाइड किया कि इसी बाइबल को लेके हम ड्रामेटाइज करेंगे, एंड सो दे स्टार्टेड ड्रामेटाइजिंग द स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, जिसको हम बोलते हैं साइकिल एक्ट। उसी को इंग्लिश टेक्स्ट बुक 11th स्टैंडर्ड में बोला गया है, मिरेकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस। मिरेकल प्लेस ऑब्वियसली वर बेस्ड ऑन द मिरेकल्स ऑफ बाइबल, जो ओल्ड टेस्टामेंट्स में है, न्यू टेस्टामेंट्स में, उसमें मिरेकल है, उसको लेके प्लेस बनाए। और फिर मोरालिटी इज व्हाट यू से दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, कॉन्शियसनेस ऑफ अ माइंड। और जैसे ही मोरालिटी प्लेस आ गए, वैसे ही लोगों को ये समझ में आया कि मोरालिटी इज नॉट कन्फाइंड इन रिलीजन, इट इज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के हर हिस्से में मोरालिटी का एक स्टैंड है, एक स्टांस है। इसीलिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द ड्रामा जो अभी तक कन्फाइंड इनटू द चर्च कोर्टयार्ड वेंट इनटू आउटसाइड। हाँ, अभी ये ड्रामा को इतना कोई सीरियसली लेता नहीं था, सो देयर वाज लाइक जगलर्स एंड द परफॉर्मर्स वुड डू ड्रामा, इट वाज इन द ओपन ग्राउंड। जैसे ग्रीक ड्रामा है ओपन, एपिक थिएटर शायद सुना होगा आपने, वैसे ड्रामा परफॉर्म होता था। और ये परफॉर्म करने वाले वुड बी द परफॉर्मर्स, जगलर्स, एंड पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। इट वाज जस्ट द सोशल गैदरिंग जहाँ पे मस्ती मजा होती थी। इसके लिए वहाँ पे बियर चेयर मिलते थे, खाने के लिए चीजें मिलती थी। इसीलिए शायद आपने देखा होगा इनिशियली ये तभी का कल्चर है कि अगर परफॉर्मेंस बुरा है तो मतलब कांदा पर टमाटर फेंकने की जो आदत है वो इसीलिए, बिकॉज देयर वाज पीपल हु कुड बाय फूड्स इन द ओपन ऑडिटोरियम्स।
और ये शहर के बाहर हुआ करता था। मतलब एक जमाने में तो इंग्लैंड में ऐसा भी था कि ड्रामा की वजह से प्लेग होता है। वो रीजन ये है कि पीपल गैदर एंड देन इट कुड बी कंटेजियस। तो इसीलिए ड्रामा को आउटसाइड ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज दे वुड परफॉर्म। और यहाँ इंडियन थिएटर में ना ग्रेट, बट ऑब्वियसली संस्कृत थिएटर वाज एट द गोल्डन एज ऑफ इंडियन थिएटर। अब एक सिचुएशन आया कि देयर वाज लॉट ऑफ इन्वेजन, लॉट ऑफ अपीवील, पॉलिटिकल अपीवील, और इसीलिए ड्रामा वाज स्टॉप्ड। इंडियन ड्रामा पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं ग्रीस went on to become super powerful but at a point of time decline। जैसे ही ग्रीस डिक्लाइन स्टेज पे चले गया, उनका ड्रामा बंद हो गया। इसके लिए आज आप देखो, यू डोंट फाइंड मच ऑफ द ग्रीक थिएटर एक्टिविटीज। Whereas इंडियन ड्रामा संस्कृत स्टेज के बाद प्रकृत स्टेज भी था, लेकिन जैसे ही इन्वेजन, वॉर, पॉलिटिकल अपहीवल, पूरा ड्रामा वाज स्टॉप्ड। अगर तभी इंडियन ड्रामा बंद हो चुका है तो आज क्या है, ये लोग आप सोच रहे हैं। इसका रीजन बता दूं, इंडियन मेन स्ट्रीम ड्रामा बंद हो गया था, बट इट सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ फोक फॉर्म। आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, बहुत से फोक फॉर्म्स हैं जो इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा। मतलब मराठी में कीर्तन सुना होगा, ये कीर्तन भी एक ड्रामा ही है। आप देखो ना, कीर्तन नट, नाटक, नृत्य, परफॉर्मेंस। परफॉर्मर है, वो भजन कर रहा है, म्यूजिक आ गया, गाना गा रहा है, कहानी बता रहा है, सो इट्स परफॉर्मेंस। भारूड, नामदेवांचं भारूड, ये भारूड भी परफॉर्मेंस है। उसी तरह कर्नाटक में यक्षगाना, द स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड बलरामा, ये भी नाटक है। केरला में कृष्णाट्टम, कोडियाट्टम, ये भी फोक है, ये भी नाटक का ही फॉर्म है। बंगाल में जतरा है, वो भी फॉर्म है। महाराष्ट्र का तमाशा, ये सब नाटक के ही फॉर्म है। ये सर्वाइव हो गए। तो इंडिया में फोक थिएटर ने ड्रामा को सर्वाइव रखा, तो जीवित रखा। एंड वहां पे इंग्लैंड में बाय 11th सेंचुरी अब तक ड्रामा काफी रॉ स्टेज में था, बट बाय द एमर्जेंस ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, people started getting education, and education gave them enlightenment, a new way to think, explore new ways। और उस वक्त वहां पे बहुत लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया इन ड्रामा, जिनको कहा गया है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी WITS, ये वो लोग थे जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, एंड दे स्टार्टेड टू ब्रिंग आउट न्यू थिंग्स। पर्पसफुल थिएटर यहां से शुरू हुआ। सो थॉमस किड है, क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉबर्ट ग्रीन है, बेन जॉनसन है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग थिएटर विद अ मोर राइटफुल पर्पस। और इसी दौरान क्वीन एलिजाबेथ, द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ केम इनटू द एलिमेंट ऑफ इंग्लैंड, जिनको पता चला कि विद द मीडियम ऑफ ड्रामा, विद द मीडियम ऑफ थिएटर, we can explain things to people, we can explain them, we can inform them, we can also convince them about the significance of a monarch, कि राजा का महत्व क्या है, ये बताने के लिए हम ड्रामा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्वीन ऑफ इंग्लैंड या ये जो मोनार्क थे, दे स्टार्टेड पैट्रनाइजिंग, मतलब ड्रामा लिखने वाले जो प्ले राइट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको पैसे देने लगे कि भाई आप ये पैसा लो और आप हमारे लिए ड्रामा करो। इसीलिए सो द ड्रामेटिस्ट कुड ग्लोरीफाई द किंग एंड क्वीन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ से ये शुरुआत हुई। तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, उन्होंने जो एक स्टेज बनाया जिसको एक्सप्लोर किया विलियम शेक्सपियर साहब ने, विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेज लाइक The Tragedy of Macbeth, Hamlet, Othello, King Lear, Comedy of Errors, Twelfth Night, Midsummers, हमारे यहाँ पे भी 11th में है। So he started exploring the stage। मैं यहाँ बात बताऊँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, शायद टीचर्स भी होंगे, कि अभी हम किंग लियर तो इट्स ओल्ड फॉर्म ऑफ थिएटर, अब हम उसको कैसे एंजॉय करेंगे। नो प्रॉब्लम, आप किंग लियर को मराठी में देख सकते हो, थोड़ा सा इन अ सिमिलर फॉर्म, इन सेंस नट सम्राट। आप किंग लियर को एक फिल्म फॉर्म में देखना चाहते हो तो आई हाईली रेकमेंड अकीरा कुरोसावा's प्रोलिफिक अकीरा कुरोसावा's रान, जो एक बेंचमार्क फिल्म है। जो मैकबेथ देखना चाहते हैं, मराठी स्टेज पे अभी कुछ हाल पहले ही मैकबेथ हुआ था, लेकिन जो देखना चाहते हैं, यू कैन सी मैकबेथ। फिल्म फॉर्म में देखना है तो मकबूल देख सकते हैं, या ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ जो हाल ही में रिलीज फिल्म है, वो देख सकते हैं। अब किंग लियर है, किंग लियर के लिए मैंने बोला आप नट सम्राट से लेकर रान देख सकते हैं, ओथेलो, हैमलेट, एनीथिंग यू कैन सी इफ इट इज नॉट
possible in the real form. अब Shakespeare started using theatre at the prime, and Shakespearean era is considered to be the golden age of English drama. This is something which is unique, I think so. कि when Shakespeare was writing in Avon, Avon से निकल के लंदन में, similarly it was in India, महाराष्ट्र में संत तुकाराम भी उसी दौरान थे, same age, same time, same era, and he would write simple things in a form of अभंगास जो स्कूल लेवल पे बच्चों को पता है. तो ये मैं बताना चाहता था. एंड देन आफ्टर दैट शेक्सपियरियन एरा एक सिचुएशन आ गया कि वहाँ पे क्रॉमवेल आए, एंड देन ही सेड नो, play cannot be used for entertainment, it should be more to spend didactic, मतलब something to inform. और उसकी बदौलत नाटक थोड़ा सा मोनोटोनियस हो गया. बट आफ्टर रिस्टोरेशन पीरियड फिर से नाटक उभर के आया. इन टर्म्स ऑफ ग्रीस, एज आई सेड, डिक्लाइन हो गया, तो ग्रीक थिएटर वाज नोवेयर. इंडिया में बिकॉज ऑफ फोक थिएटर इट सर्वाइव्ड. बाय द टाइम नाउ प्लेज चल रहे थे, उसी दौरान लुमिनियर ब्रदर्स ने फिल्म वाज इन्वेंटेड, एंड देन फिल्म had a significant impact on the audiences across. यहाँ आते आते prior to the First World War, मतलब ड्रामा एंड फिल्म्स बोथ वर लिटिल मोनोटोनियस इन हिज ओन फॉर्म. पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, यहां तक इंग्लिश ड्रामा था, लेकिन पोस्ट वॉर यूरोपियन स्टेज भी डेवलप होके आया. दैट इज कॉल्ड द यूरोपियन ड्रामा. एंड सो वी हैव Henrik Ibsen. Ibsen के Enemy of the People 11th के बच्चों को है, Doll's House है. Ibsen came out with the brilliant plays, universally speaking, in terms of the World Forum from Norway. उसी दौरान the moment Adolf Hitler was regaining the power in Germany, Bertolt Brecht, Brechtian ड्रामा जिसे हम कहते हैं, जर्मनी में थ्री पेनी ओपेरा, ही पेन डाउन सम प्रोलिफिक प्लेस जिसको एक्सप्लोर किया वर्ल्ड ओवर ने. थ्री पेनी ओपेरा ऑफ बर्टोल्ट ब्रेक्ट, उसी को ट्रांसलेट किया है पुले देशपांडे साहब ने मराठी में, 3 पैसे का तमाशा. तो इस तरह से नाटक यूरोपियन थिएटर डेवलप हो रहा था. उसी दौरान, एज वी नो, इंडिया वॉज नाउ अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. अब ब्रिटिश जब आए, एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी आए, देन दे बिकम द रूलर्स, तो वो अपनी लैंग्वेज, वी स्पीक लैंग्वेज, सो द लैंग्वेज वाज बॉट बाय ब्रिटिशर्स to India. Similarly, they brought their own culture, their own way of life, including drama. और कुछ एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर 150 साल पहले पूना में ओपेरा परफॉर्म किया गया था. दैट वाज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन थिएटर. जो आज भी रशियन थिएटर जो है वो ओपेरा और बैले बेस्ड है. जो आपको 12th स्टैंडर्ड में रीच के प्रॉप ये लिरिकल बैले है, वो एक्चुअली बैले फॉर्म है, वेयर यू कैन नरेट अ स्टोरी इन अ फॉर्म ऑफ अ म्यूजिक. अब ओपेरा जैसे ही इंडिया में, महाराष्ट्र में, पूना में परफॉर्म हुआ, उसी दौरान विष्णुदास भावे साहब, who was a कीर्तनकार एंड पपेटर, went to कर्नाटका. जो मैंने बोला फोक थिएटर का इम्पैक्ट देखिए. यक्षगना, he came across यक्षगना in कर्नाटका and thought of doing the same thing here. और वो पूना में आके उन्होंने सांगली के आसपास एक, इस जगह मैं अभी विजिट करने वाला हूँ, वहां पे उन्होंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया, और सीता स्वयंवर. और ये परफॉर्मेंस लोगों को इतना पसंद आया कि महाराष्ट्र में एक थिएटर डेवलप हो गया जिसको हम कहते हैं संगीत नाटक. तो किर्लोस्कर साहब, प्रोलिफिक किर्लोस्कर साहब, पेन डाउन संगीत सौभद्र. अब आप बिलीव नहीं करोगे, ये नाटकों में 205, 220 तक गाने होते थे. शाम को शुरू होता था और अगले दिन सुबह 10 बजे तक खत्म होते थे ये तभी के नाटक, संगीत सौभद्र, विच इज कॉल्ड द संगीत नाटक ऑफ मराठी स्टेज. अब ब्रिटिश थिएटर के साथ और एक स्टेज आ गया, दैट वाज अमेरिकन स्टेज. अमेरिका तब तक ड्रामा में इतना प्रोलिफिक नहीं था, बट बिकॉज ऑफ यूजिन ओनील, टेनेसी विलियम्स और आर्थर मिलर, इन्होंने जबरदस्त नाटक लेके आए. जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं तो टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार नेम डिझायर, मी नाटक तर नाही पाहिलं, पण ग्रेट मार्लन ब्रँडोचा एलिया कझानने फिल्म डिरेक्ट केलेली पाहिलेली आहे. तुम्ही बघू शकता ती फिल्म, तो डेफिनेटली बघा. पर टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार नेम डिझायर, और उसी तरह आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये नाटकों ने भी एक मूवमेंट लेके आया. अब ब्रिटेन की तरह इंग्लिश थिएटर वाज आल्सो अमेरिकन्स एज वेल. मैं एट प्रेजेंट एक अमेरिकन, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो वो मौजूद नहीं है, ही इज नो मोर, बट
पिछले 20-25 साल में जो अमेरिकन थिएटर को आगे लेके आए, आज ये लेवल पे लेके आए, उनका नाम है सैम शेपर्ड। उनके नाटक आप देखिएगा। वैसे ही आयरिश थिएटर भी डेवलप हो गया। 11th स्टैंडर्ड आई थिंक वी हैव वन एक्ट प्ले कॉल्ड राइजिंग ऑफ द मून। ये आयरिश बैकग्राउंड पे है। उस आयरलैंड के आज के एक ड्रामेटिस्ट है जिनका नाम मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल लूंगा, मार्टिन मैग्नॉक। आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, जबरदस्त तरीके से थिएटर को यूज करते हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं। उनकी आप फिल्म तो जरूर देखिएगा, मार्टिन मैग्नॉक। आई रिपीट फॉर द यंग स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। उसी दौरान यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, इन मराठी स्टेज संगीत नाटक आ रहे थे। अभी तक मैंने हिंदी स्टेज नहीं बोला है, जबकि हिंदी स्टेज इज अ लाइव वायर स्टेज। अनफॉर्चुनेटली टिल 1940s वो क्लासिकल फॉर्म में चल रहा था। And we all know 1947, 15th August, obviously it's a glorious day for Indian independence, Indian people across. और एक जश्न का माहौल था for last 1947 से 57 तक एक celebration था कि यार अभी हम free हैं, we are free. And there was a utopian idea, dreams, है ना, ऐसा होगा, वैसा करेंगे. In that span of 10-12 years, people realized कि यार situation तो change हुआ नहीं है. Unemployment है, थोड़ा सा exploitation है, corruption बढ़ रहा है. And so that classical form went into complete collapse. और एक नए जनरेशन के जो आप मेरे सामने हैं, वो लोग ने सोचा नहीं यार इसको हम बदलते हैं, कुछ नई चीज लेके आते हैं। एंड दैट वाज द हिंदी मूवमेंट कॉल्ड नई कहानी मूवमेंट, जहाँ पे मोहन राकेश साहब, प्रोलिफिक मोहन राकेश साहब, पेन डाउन शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड नई कहानी की पहली जो मिसाल बन चुकी है, उसकी रोटी। ये शॉर्ट स्टोरी ने लोगों को चकाचौंध कर दिया कि ये क्या फॉर्म है। और उसी मोहन राकेश ने एक नया नाटक क्लासिकल फॉर्म को छोड़ के एक न्यू फॉर्म लेके आए, आषाढ़ का एक दिन। और ये नाटक लोगों को, जो ऑडियंस थे, ये क्या देख रहे हैं हम, दैट वाज द एक्सपीरियंस, समथिंग व्हिच हैव never come across in their life. And this नई कहानी मूवमेंट थ्रू द नाटक कॉल्ड आषाढ़ का एक दिन, फिर आधे अधूरे, उसी तरह डॉक्टर धर्मवीर भारती जिन्होंने एक ही नाटक लिखा है, अंधा युग, ये नाटकों ने अलग फॉर्म लेके आए। और ये हिंदी नाटक का एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है जो आज तक है। उसी फॉर्म को लेके ऑब्वियसली मैं मराठी थिएटर से थोड़ा जुड़ा हूं, तो मराठी स्टेज की बात करूंगा। सो फार अगेन मराठी थिएटर वाज मोर लाइक दैट क्लासिकल फॉर्म में चल रहा था। और एक थोड़ा सा ऐसा गुडी सिचुएशन मराठी स्टेज पे था, जबकि बाहर रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग चीज थी, थोड़ी सी बाइटिंग रियलिज्म आ रही थी। लेकिन लोग थिएटर में देख रहे थे कि अभी तक यहाँ पे तो वही चल रहा है। उसी दौरान the great Vijay Tendulkar Sahab came out with some eye-openers and some, in a way, controversial as well, plays like Ghashiram Kotwal, Sakharam Binder, Shantata Kota Chalu hai, Gidhad। और ये नाटकों ने एक रियलिटी को स्टेज पे लाए। And then people started realizing, oh gosh, this is what we can see now. That is the pulse of what actually was happening in the society. उसी दौरान पुरुष नावाचं एक जबरदस्त नाटक जयवंत दळवी साहेबांनी लिहिलं, अनिल बर्वे साहेबांनी हमीदाबाईची कोठी। उसी दौरान पुले देशपांडे भी अपने अपने तरीके से अपना नाटक बना रहे थे, जो बहुत क्लासिकल था, व्यक्ति आणि वल्ली म्हणा किंवा ती फुलराणी म्हणा। ये नाटकों से वो यूरोपियन स्टेज लेके आ रहे थे। और आप देखो पुले देशपांडे की सारी नाटकों को देखो तो ये संस्कृत फॉर्म में है, हैप्पी एंडिंग। सो जयवंत दळवी ने पुरुष लिखा, अनिल बर्वे साहब ने हमीदाबाईची कोठी, पुले देशपांडे का जो क्लासिकल फॉर्म था। उसी दौरान ओरिया में रतन थियम साहब ने चक्रव्यूह, और एन पानीकर ने बंगाली नाटक किए, मलयालम सॉरी। बहुत से अक्रॉस पैन इंडिया थिएटर मूवमेंट वाज गेनिंग। यहाँ तक मैं एक बात बताऊं कि राइट नाउ द थिएटर वाज वन थिएटर वेयर वी हैव टू बाय टिकट्स एंड गो। अभी तक एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर नहीं हुआ था। एक्सपेरिमेंटल थिएटर मीन्स विच इज ओपन फॉर ऑल, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। जो लगता है आपको कीजिए। प्रोफेशनल थिएटर होता है जो आप 500 रुपया देके जाते हो, यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस। लेकिन एक्सपेरिमेंटल थिएटर पे जैसे कि INT है, कॉलेज लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वार्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट लेता है, INT है, आविष्कार है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, मुर्गजड़ है। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर एक अलग आ गया, जहाँ पे स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स कैन एक्सप्लोर। अब यहाँ पे ये फ्री थिएटर था, मतलब कुछ
जैसे कि दामोदर हॉल है, वहाँ पे 50 रुपये दिया और टिकट निकाल के देखा। अभी 15 दिन पहले आरोग्य धन संपदा मलाड में एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे उन्होंने स्टेज किए, तो वहाँ पे ये सब परफॉर्मेंस होते। लेकिन बंगाल में तो एक फ्री थिएटर आया, दैट वाज पथनाट्य बाय बादल सरकार, रास्ते पे ही नाटक करने लग गए, जो बाद में जन्म यानी सफदर हाशमी साहब ने उसको एक अलग लेवल पे चले गए। इंडियन थिएटर वाज एक्सप्लोरिंग थ्रू द वेरियस फॉर्म्स, उसी में पपेट थिएटर आ गया, माइम आ गया, पथनाट्य आ गए। जो मैंने पहले बोला कि इंडियन कल्चर में देखो, फोक में देखो, तमाशा है, भारूड है, जतरा है, यक्षगना है, गुजरात में भवई है, कृष्णाट्टम है, कोडियाट्टम है। इस तरह से ये सारे स्टेज इवॉल्व होके एट प्रेजेंट जो इंडियन थिएटर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है अक्रॉस पैन इंडिया। तो आज गुजराती थिएटर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिंदी तो ऑब्वियसली एक प्राइम थिएटर है। मुंबई जैसा शहर है जहाँ पे आपको अंश थिएटर ग्रुप है, एकजुट थिएटर ग्रुप है। आज पृथ्वी जैसा एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपके लिए है, एनसीपीए है, बहुत सारे हैं। दीनानाथ से लेके प्रबोधन से लेके ये स्टेज हैं। गुजराती स्टेज के लिए भी आज सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो आज थिएटर एक अलग लेवल पे चले गया है। वहां पे यूरोपियन थिएटर ऑब्वियसली इज नाउ ऑन टू डिफरेंट लेवल। आज आप ब्रॉडवे देखने जाते हो तो इट्स समथिंग लाइक फिल्म से भी ज्यादा ग्रैंड्योर उसमें होता है। सो ये थिएटर की बात करते हैं, बट देन स्टूडेंट्स स्टिल हैव सम क्वेश्चंस अबाउट सर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्लॉट क्या है, थीम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑडियंस एंड व्हाट इज द डायलॉग्स। एंड तो मैं ये बता दूं आपको थोड़े इसमें कि व्हेन यू थिंक अबाउट अ स्टोरी और any story, you need to have characters. Characters will take your story to the audiences. और कैरेक्टर्स को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ यू पोर्ट्रे द कैरेक्टर्स। अब उसको मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बोलूँगा क्योंकि व्हाट इज़ कैरेक्टर स्केचिंग, हाउ यू स्केच अ कैरेक्टर, व्हाट इज़ अ कैरेक्टर आर्क, ये बता देता हूँ मैं आपको। कैरेक्टर्स आर जनरली डिफाइंड एज प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो, एंटागनिस्ट एज अ विलन। कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड कैरेक्टर्स, जिसमें चेंज आता है। कोई होता है स्टॉक कैरेक्टर, ये हीरो की माँ, हीरो की बहन, हीरो का दोस्त। कोई होता है साइड किक्स यानी दोस्त हीरो का दोस्त, वो साइड किक्स हो गया। कोई होता है फॉइल यानी विलन के साथ वाला। कोई होता है एंटागोनिस्ट। तो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स। अभी कैरेक्टर्स प्रोटैगनिस्ट हीरो हो गया, एंटागोनिस्ट विलन हो गया, लव इंटरेस्ट यानी हीरोइन हो गई। अब उस हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी एक डायनामिक्स होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द कैरेक्टर, अदरवाइज वो कैरेक्टर फ्यूटिल हो जाता है। इसीलिए मैं फिल्म का एग्जांपल दूंगा। शोले फिल्म में गब्बर सिंह खुद नहीं बोलता कि यार मुझ पे 50,000 का इनाम है। आप पूरी फिल्म देखो, उसमें सांबा का एक ही डायलॉग है कि 50,000 का इनाम है, बिकॉज गब्बर सिंह एक अलग लेवल पे हैं। वो खुद से क्या बोलेंगे कि मेरे पे 50। इसके लिए सांबा इज अ साइड किक हु ब्रिंग्स आउट दी सटलिटीज ऑफ द एंटागोनिस्ट। विलन क्या है ये बताने के लिए सांबा है कि 50,000 का इनाम है इन पे। सिमिलरली कैरेक्टर आर्क जो आप आज फिल्म्स जनरली देखते हैं, तो क्रिस्टोफर नॉलन से लेके टैरेंटिनो या जेम्स कैमरून या कोई भी इंडियन फिल्म मेकर्स हो, यू फाइंड द कैरेक्टर आर्क। आर्क इज अ डायनेमिक चेंज विच हैपेंस फ्रॉम टू, यानी जहां हम शुरू करते हैं वहां जो कैरेक्टर होता है और कहानी के एंड में जो होता है, देयर इज ऑलवेज अ आर्क। तो ये एक आर्क होता है विच ब्रिंग्स द चेंज इन द कैरेक्टर, देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द कैरेक्टर। तो कभी वो पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी स्टैग्नेंट होता है। यानी पॉजिटिव यानी देखो एक कैरेक्टर है जो अपने लाइफ में खुश है, उसको कुछ पड़ा नहीं है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कुछ सिचुएशन होता है एंड देन देयर इज अ चेंज एंड देन ही बिकम्स ब्रूस वेन, डार्क नाइट चेंज। कोई नेगेटिव होता है कि एक आदमी अच्छा है फिर उसको कुछ हो जाता है एंड देन ही यार ये तो मुझसे, एंड देन ही बिकम्स जो आप फिर उसी टू फेस उसी कैरेक्टर्स को, समवन हु इज रियली गुड बट एंड्स अप इनटू समथिंग बैड, ये नेगेटिव है। कोई स्टैग्नेंट होता है, जो होता है वो एंड में वही होता है। आप अगर इंडियाना जोन्स फिल्म देखे होंगे स्टीवन स्पीलबर्ग की, तो वो पहले से एडवेंचर वाला बंदा है, पहले से वो है, वही एंड में है, उसमें कोई चेंज नहीं है। देयर इज राउंड कैरेक्टर, उसी को बोलते हैं जहाँ पे चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो मैं थोड़ा लिमिटेड जो लिखता हूँ, जो सोचता हूँ, चेंज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेज
और इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, जहाँ जहाँ कैरेक्टर्स हो तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन के शुरुआत में आप जो हो वही आप शाम को रहोगे तो देयर इज नो ट्रांजिशन इन यू। इसीलिए तो हिंदी में शायद मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इट मीन्स देयर इज अ चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। अब सेटिंग, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा शायद, तो प्लेन बैकग्राउंड है। ये सेट की रिक्वायरमेंट होती है जो कॉम्प्लीमेंट करे उस स्टोरी को, उस सिचुएशन को। अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि पारसी थिएटर काफ़ी ग्रैंड्योर, आज आप ब्रॉडवेज देखो तो काफ़ी ग्रैंड्योर होता है। एट प्रेजेंट मुंबई में एक स्टेज परफॉर्म हो रहा है, उसका नाम है मुगल आजम। ये हिंदी स्टेज के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं फिरोज अब्बास खान साहब, उनका नाटक है मुगल आजम। काफी ग्रैंड्योर होता है। मराठीत जाणता राजा नावाचा असा एक प्रोजेक्ट होता ज्याचा थोड़ा बहुत मी पण घेतलाय। वो जाणता राजा 70 फीट का स्टेज हुआ करता था। तो ऐसा भी होता है, डिपेंड करता है। मैंने कहा बादल सरकार साहब ने पगला घोड़ा, तो उसमें स्टेज के सेटिंग पे कुछ नहीं था, न्यूज़पेपर के कटिंग्स लगाए थे बिकॉज इट वाज पॉलिटिकल। हाँ, ये भी है कि ड्रामा सोशल है, वैसे पॉलिटिकल भी है। तो इसके लिए बहुत से ड्रामा आप देखो तो एक पॉलिटिकल मैसेज लेके आते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ड्रामा इज नेवर 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 फॉर द स्कॉलर। एक ऐसा लेबल लग जाता है कि ड्रामा इज समथिंग कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास, एंड ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट ड्रामा इज फॉर कॉमन मैन। अब सेटिंग तो डिपेंड करता है व्हाट स्टोरी इट इज, व्हाट यू वांट टू कन्वे, बिकॉज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट टू द थीम। अभी थीम क्या है? थीम वो है जो दिखता नहीं है, पर आपको यू कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज फ्रॉम द एंटायर स्टोरी कि ये इससे मुझे ये समझ में आया। सो इट इज morality, like the epic story of Ramayana. It is a story of good versus evil. ये simple theme है। ऐसे themes होते हैं which you have to analyze and go on exploring. अब themes को हम समझना चाहिए। Themes are not written, they are not visible. You have to analyze that from your own understanding. Obviously उसकी understanding जैसे जैसे आपकी evolve होती जाएगी, maturity sense आ जाएगा, you will understand more about that. क्योंकि बहुत सिंबॉलिज्म यूज होता है, बहुत सी कुछ यूज होती है। अब उसी में आ गया डायलॉग्स। अब डायलॉग्स आर द पार्ट, एज आई सेड, सोफोक्लिस ने यूज किया था दो कैरेक्टर्स, तो वो इंटरेक्ट करते हैं डायलॉग्स। आई टेल यू व्हाट डायलॉग्स आर। डायलॉग्स आर द वे आई कैन कन्वे माय फीलिंग्स। तो उसमें एक होता है इंटरेक्टिव डायलॉग्स, एक कैरेक्टर दूसरे से लोगों से बात करता है। समटाइम्स देखो मैं अभी बात कर रहा हूं, लेकिन वो क्या है अंदर, तो ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा? फिल्म देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड वॉइस ओवर, पर नाटक में ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए नाटक में एक चीज होता है, उसे कहते हैं सोल्लकी। मैं मन में बोलता हूँ, ऑडियंस सुनाई देता है, बट द अदर कैरेक्टर्स हु आर जॉइनिंग टू मी, उनको सुनाई देता नहीं। अरे ये बेवकूफी है यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप जोर से बोल रहे हो, बाजू वाले नहीं सुन रहे, दैट इज द सोल्लकी। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, देयर इज ऑलवेज अ टर्म कॉल्ड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जो टेक्स्ट बुक में सैमुअल कोलरिज साहब ने लिखा है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ सिंपल थिंग कि आप जब भी नाटक या फिल्म देखने जाओ, यू आर देयर इन 12th of November 2022। आज आप एक फिल्म देखोगे, एक नाटक देखोगे, नाटक होगा 1940s का। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ ट्रांजिशन ऑफ यू फ्रॉम 2022 12th of November into 15th of August 1947। तो आज अगर आप मोहन राकेश साहब का आषाढ़ का एक दिन देखोगे, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो देखते देखते धीरे धीरे देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द ऑडियंसेस फ्रॉम 12th of November 22 टू द इमेमोरेबल टाइम ऑफ आषाढ़ का एक दिन, जब कालिदास और मल्लिका की एक लव स्टोरी थी। सिमिलरली अगर आप अंधा युद्ध देखोगे तो यू विल ट्रांजिट इनटू द टाइम ऑफ महाभारत, रामायण, मतलब ये सब ट्रांजिशन है। अगर ट्रांजिशन ना होता तो ऑडियंसेस, मतलब आज शायद आपके घर पे ये बहुत कॉमन चीज़ होगी, शाम को कोई मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स कोई डेली सोप देखते होंगे टेलीविजन पे, तो रोते होंगे, कभी कभी हंसते होंगे, तो आप देखते हैं ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, इट्स विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसीलिए स्टेज पे कुछ हो रहा है, एक कैरेक्टर रो रहा है, इतना सटल चीज होती है कि धीरे धीरे आपको लगता है आपकी आंख भर आई, पर आपने सोचा ही नहीं हुआ कि यार मैं क्यों रो रहा हूँ। इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, आई एम द अदर साइड, व्हाई? बट देन देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ दैट यू फ्रॉम देयर टू हियर। ये होता है विलिंग सस्पेंशन।
और सॉलिड लकी की तरह मोनोलॉग्स भी होते हैं, कोनी घर देता का घर या तूफान आला कोनी घर, मोनोलॉग्स, जहां पे मैं अपनी बात आपको, क्योंकि ड्रामा में रिस्ट्रिक्शंस हैं पर उसी को, इट्स आयरनिक है, जो रिस्ट्रिक्शंस है वही उसका एडवांटेज है। ड्रामा के जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं वही उसके एडवांटेजेस हैं। फिल्म से भी ज्यादा सटलिटी ऑफ राइटिंग इज इन ड्रामा। ड्रामा की राइटिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। फिल्म में एक सिचुएशन ऐसा है कि आई कैन गो विद द यूज ऑफ कैमरा विद द एडिटिंग एंड आई कैन एक्सप्रेस बाय वॉट एवर द स्टोरी आई वॉन्ट टू। अभी जैसे कि फॉरेस्ट गंप जो टॉम हैंक्स की फिल्म थी, चर्चित थी बिकॉज लाल सिंह चड्ढा नाम का एक फिल्म उस पर बना था। तो टॉम हैंक्स के बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं, दे आर नो डायलॉग्स, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, अ पैनिंग ऑफ द कैमरा और शॉट के डिविजन्स किए हैं एंड यू फील ओ माय गॉश, वहां पे डायलॉग्स ही नहीं है फिर भी यू कैन फील द पेन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट या टॉम हैंक्स या फॉरेस्ट गंप। द रीजन इज इट्स अ सिनेमा जिसकी एक अलग ट्रीटमेंट है, पर ड्रामा की राइटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसके लिए आप देखना कभी भी द पीपल हु पेन डाउन ड्रामा आर ऑलवेज आर वेरी गुड इन राइटिंग, और उन्हीं की ड्रामा चलते हैं या लोगों को पसंद आते हैं। तो ये डायलॉग्स है। अब ऑडियंस, मैं ये बताऊंगा कि ऑडियंस शुड ऑल्सो फॉलो सम एटिकेट्स ऑफ थिएटर, यानी ऑडियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सबसे पहले एज ए राइटर, मैं जितना लिमिटेड लिखता हूं, आप भी तो मुझसे भी अच्छा लिखते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट द ऑडियंस एंड नेवर कंसिडर ऑडियंस एज एन एब्सोल्यूट इडियट, इसको सारा कुछ आता ही नहीं। नो, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडियंस। इसीलिए आप देखना बहुत बार फिल्म डायरेक्टर्स, राइटर्स, थिएटर जो प्ले राइट्स हैं, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडियंस। और ऑडियंस की भी एटिकेट्स है, जैसे कि अभी आप थिएटर देखने जाओ, फिल्म देखने जाओ तो स्विच ऑफ योर फोन। आप अगर एक थिएटर देख रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, दैट राउंड ऑफ अप्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कभी कभी स्टैंडिंग, इट डिपेंड्स हाउ यू रिस्पेक्ट। जैसे कि अगर मैं पृथ्वी थिएटर की बात करूं तो आज भी शायद वो लोग सेकंड बेल, जो 3 बेल असते थी, दूसरी बेल के बाद वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट फेयर इनफ कि आप परफॉर्म कर रहे हो और बाद में कोई आया, बिकॉज इट्स गोइंग टू कट डाउन द बेयरिंग। मतलब वो जो आर्टिस्ट ने एक बेयरिंग पकड़ा है उस कैरेक्टर का, वो छूट जाता है। तो ये सब बातें हैं। अब स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड के हैं, काफ़ी फ्रेश हैं, वो सोचते होंगे कि व्हाई वी हैव दिस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जबकि ड्रामा वी डोंट सी मच, वी सी मच ऑफ फिल्म्स एंड बट मुझे, आई डोंट नो द पर्पस ऑफ व्हाट द रीजन व्हाई इंग्लिश ड्रामा इज देयर फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पर मुझे जो लगता है, जो मैंने एनालाइज किया, ऑब्वियसली यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेमैटिक वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ ड्रामा। इसीलिए ड्रामा को बताया गया है द बटरफ्लाई इन द स्टमक, यू नो ड्रामा, इट कैन इवॉल्व इनटू अ सिनेमा। तर एक साधा आहे, सिनेमा समजायचा असेल, नाटक गरजेचं आहे, म्हणजे नाटक समजल्याशिवाय सिनेमा नहीं समझना। सिनेमा तो छोड़ दो, नाटक एक जिंदगी का हिस्सा है, और आप नाटक समझते हो तो नाटक से स्टूडेंट्स के फायदे वाली बात मैं बोलता हूँ। नाटक करने से आप साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के बच्चे हैं, फाइन आर्ट्स के भी हो सकते हैं, वो कोई सारे आर्टिस्ट नहीं बनेंगे, सारे डायरेक्टर्स नहीं बनेंगे, पर नाटक समझने लगोगे तो बहुत सी चीजें, उसमें से 3 अहम चीजें। सबसे पहले नाटक यानी नट, नाट्य और नृत्य। नट आ गया मतलब परफॉर्मर आ गया। तो परफॉर्मेंस इज नेवर ऑलवेज बाय हियर, परफॉर्मेंस इज बाय हियर। नाट्य शास्त्र में इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, भाव। इसीलिए ग्रीक और इंग्लिश थिएटर जॉनरा में डिवाइड किया गया है, संस्कृत थिएटर डिवाइड किया गया है रस और भाव। बॉडी लैंग्वेज, when you use body language you express more, people will be more interested to, curiosity will be enhanced, expression, body language, gestures, posture, the way you stand, that is called gait, ये सब आपको स्टेज से पता चलेगा। The significance of pause, silence sometimes has the loudest voice, ये आपको समझ में आएगा। The nuances of public speaking, जो most important aspect for all students who are across there, including teachers, ये आपको समझ में आएगा if you understand the nuances of theater। इसीलिए थिएटर को समझोगे तो एक्टिंग के अलावा ये चीजें जो आपके लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको समझ में आएगी।
इसी के साथ it's a time for me to now see off because as I said, butterfly in the stomach. So my stomach, there are butterflies asking for, demanding for food. It's time for me to bid you farewell. And once again, जो शेक्सपियर ने कहा है, this all world's a stage and we all are players. So whenever you are there as a player, perform well, perform better. So with that, I sign off. Samir Khasnis from TP Bhatia College of Science. This is a wonderful stage. I have got it for you. Bye. See you. Take care.